ये ITI अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन से किए हो तो आप लोगों के लिए बिहार में एक पोस्ट आई है लाइनमैन की। उसमें पोस्ट जो है अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 2610 पोस्टें हैं। यानी कि कट ऑफ जो जाएगा, अगर आप 60 नंबर भी ले आते हो, 60-65, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा टेक्निकल का। तो आप लोग से एक निवेदन करना चाहूँगा, ये आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, पहली क्लास है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस क्लास को करेंगे। और अभी मैं आपको इस क्लास में 15 क्वेश्चन करवाऊँगा। क्लास अच्छी लगती है आपको तो हम आपको 20 क्वेश्चन विद एक्सप्लेन के हिसाब से करवाएंगे। समझ गए? PDF इसकी दूंगा, तो PDF आप लोग अगर प्रिंट निकलवाओगे तो महंगा पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, कॉपी बना लें। ठीक है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है अभी तक जितने भी एग्जाम में पूछोगे इलेक्ट्रिक संबंधित, जो भी एग्जाम है, भेल, गेल, सेल, इसरो, ALP, जो भी एग्जाम प्रीवियस हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई ग्रुप हो तो उसमें जरूर शेयर कर देना। यूट्यूब पर पहली बार इस तरीके से आपको क्लास मिलेगी बिहार पावर कॉरपोरेशन की। समझ गए मेरी बात को? सभी राज्य वाले इसको अप्लाई करेंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। समझ गए मेरी बात को? चलिए क्लास को करते हैं शुरुआत। साथ में आप लोग भी आंसर देना। आंसर देने के बाद मैं आपको, जो अगर गलत आप लोग देते हो तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना, सही करते चलना। ठीक है, और जो फैक्ट रहेंगे वो भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो पहली क्लास है, एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए। और पहला क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर हम कैसे संधारित्र ऊर्जा को खाली स्थान संचित करता है। जो हमारा कैपेसिटर होता है वो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को इकट्ठा करता है, या विद्युत क्षेत्र में, या फिर विद्युत चुंबकीय, या द्विवैद्युत डाइपोल में। बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट जल्दी से। साथ ही सभी लोग कमेंट करेंगे क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जितने भी ऐसे साथी हैं जो कैपेसिटर के बारे में जानते हो वो तुरंत इसका सही आंसर लगाएंगे। क्या? विद्युत क्षेत्र में संचित करता है। कौन? कैपेसिटर, यानी कि हमारा संधारित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोग इस फैक्ट को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जो हमारा कैपेसिटर होता है वो ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचित करता है। किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवेश की मात्रा है। क्या? कैपेसिटर। यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसका विभव क्या होता है, विभव यानी कि वोल्टेज से बढ़ता है, तो A समानुपाती V, या हम कह सकते हैं Q बराबर CV। कैपेसिटर का ये सूत्र है, अगर इस फॉर्म में आपको मिल जाए C बराबर Q/V भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो तीनों को याद रख लें। ठीक है, चलिए। और जहाँ पर जो C क्या है, C एक क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं। इसका SI मात्रक कई बार एग्जाम में पूछा गया है संधारित्र का, तो याद रखना, यानी कि कूलाम वोल्ट इनवर्स 1। ठीक है, ये इसका क्या होता है, कैपेसिटर का मात्रक होता है। पहला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बहुफेजी जो प्रणाली होती है हमारी, फेज अनुक्रम बताना है किस तरीके से हमारा रहता है। सभी लोग कमेंट करेंगे V/R, by/RB, by/BR या R/V। अगर आपने पढ़ा होगा पॉलीफेज सिस्टम, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर बता देंगे। बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो जितने लोगों ने दिया उसका सही आंसर, इसका सही आंसर D। जितने भी लोग D आंसर इसका लगा रहे हैं, D आंसर एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, R/B हमेशा याद रखना, R का मतलब रेड, बाई का मतलब येलो, B का मतलब ब्लू। ये इसको प्रदर्शित करता है 3 फेज, यानी कि हम कह सकते हैं बहुफेजी में। ठीक है, और बहुफेजी जो मोटर होती हैं वो स्वतः स्टार्टर, यानी कि स्वतः स्टार्ट होती हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए वह बहुफेजी जो मोटरें होती हैं स्वतः स्टार्ट होती हैं, स्टेबलाइजर, कुछ का कुछ ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन जरूर होगा, यानी कि सेल्फ स्टार्टर। तो याद रखना स्वतः। जो बहुफेजीय मोटरों के अंतर्गत 2 फेज और 3 फेज मोटरें आती हैं। डबल फेज और 3 फेज की। 3 फेज मोटर की तुलना में 1 फेज मोटर की शक्ति गुणांक कम होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 फेज मोटर की तुलना में
जो हमारी वन फेज मोटर का जो शक्ति गुणांक होता है वो कम होता है। और शब्द परिपथ का शक्ति गुणांक हमेशा याद रखना, शब्द परिपथ का शक्ति गुणांक 1 होता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता किसी भी पल का मान क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा हम कह सकते हैं वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है? शिखर मान, तत्कालिक मान, आरएमएस मान या औसत मान क्या कहलाता है? आप लोग इसका कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी लोग इसका लगा रहे हैं क्या शिखर मान, वो गलत हो जाएगा। इसका मान होगा तात्कालिक मान, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में व्याख्या थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या कह रही है, देखिए यहाँ पर देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता किसी भी पल का मान जो होता है उसे तत्कालिक मान कहलाता है। I बराबर Im sin ओमेगा टी होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। समझ गए मेरी बात को? चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। जो हमारी एसी धारा होती है उसकी दिशा क्या बदलती रहती है, और डीसी क्या होती है हमारी धारा नहीं बदलती है। समझ गए मेरी बात को? और डिश धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती, जैसे कि आप देख सकते हो। ये फैक्ट अपनी कॉपी में लिखते चलिए। भारत में जो एसी उत्पन्न करने की आवृत्ति होती है कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। समझ गए मेरी बात को? चलिए आगे देखते हैं। आजकल दुनिया के लगभग सभी देशों में बिजली का उत्पादन और वितरण एसी के रूप में ही किया जाता है। ये सभी लोग अपने फैक्ट अपनी कॉपी में लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजन जो होता है हमारा हैलोजन फ्लड लैंप का किनारा किससे बना होता है? माइका, कांच, पॉलीकार्बोनेट या फिर सिलिका, किससे बना होता है वो हमें बताना है। बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे। माइका, कांच, पॉलीकार्बोनेट या सिलिका। 4 नंबर का जो भी साथी इसका आंसर लगा रहे वो कांच का बना होता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। इसके बारे में थोड़ा व्याख्या भी पढ़ेंगे। देखो हैलोजन फ्लड लैंप का किनारा कांच से बना होता है। जो बल्ब की सामग्री या तो क्वार्ट्ज या एल्यूमिना सिलिकेट कांच की होती है। लैंप के लिए लगभग 120 वाट तक के निम्न वोल्टेज का एल्यूमिना सिलिकेट कांच का उपयोग किया जाता है। कांच कैसा होता है? बेलनाकार ट्यूब के रूप में आता है। यह वांछित लंबाई के लिए पहले से कटा होता है। यह लैंप निर्माता द्वारा काटे जाते हैं। अगला फैक्ट हमारा है टंगस्टन हैलोजन चक्र के लिए क्वार्ट्ज ग्लास का उपयुक्त तापमान प्रतिरोध वह होता है जो 1652 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके यानी कह सकते हैं 900 डिग्री सेल्सियस तक का बल्ब तापमान उत्पन्न करता है। जो हमारा टंगस्टन जो हैलोजन बल्ब होता है वो किस डिग्री में अगर पूछा जाए तो 900 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए 1652। ठीक है, चलिए ये फैक्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओम का नियम क्या निर्देश करता है? ओम का नियम बताना है, इसमें से कौन सा सही है? I बराबर V इंटू आर, आर बराबर I इंटू वी, या I बराबर वोल्टेज अपन प्रतिरोध, या B बराबर R अपन I। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी लोग इसका D या C में से कोई एक सही लगा रहे हैं तो सही हो जाएगा। अगर आप लोग C आंसर इसका लगा रहे हो, क्या ये वाला I बराबर वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध, ये क्या हो जाएगा? ओम के नियम को प्रतिपादित करता है, यानी उसको संबंध में बताता है। कौन सा? C नंबर। तो C नंबर वाले बिल्कुल सही है। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट भी पढ़ेंगे। ओम का नियम जो बताता है I बराबर वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध यानी धारा। ओम के नियम के अनुसार अगर सभी स्थितियां नियत रहें तो किसी भी चालक में वोल्टेज में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं V समानुपाती I, यानी कि V बराबर IR होता है। अगर आपको मिले V बराबर IR तो ये भी हमारा एक मान रहता है। जहाँ R क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है जो उस चालक का क्या है? प्रतिरोध है। समझ गए मेरी बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी किसका मात्रक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन तो हर एक साथी को आना चाहिए। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवृत्ति, चुंबकीय क्षेत्र का, प्रेरकत्व का, या विभवांतर का। सभी लोग इसका कमेंट करेंगे, फटाफट इसका सही आंसर करेगा। जितने भी लोग इसका सही आंसर लगा रहे हैं क्या? प्रेरकत्व यानी इंडिकेटेंस, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? प्रेरकत्व, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। हेनरी जो प्रेरकत्व का क्या होता है? मात्रक होता है। इंडक्टर द्वारा चुंबकीय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता को इसका प्रेरकत्व ही कहा जाता है। इसका संकेत निरूपण आप देख सकते हो किसका? हेनरी, यानी कि इसका आप देख सकते हो इंडक्टर का।
इंडक्टर का कैसा होता है सिंबल, ये आप देख सकते हो, आपको देख सकते हो स्क्रीन पर। यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का इकट्ठा करता है, यानी इसको एकत्रित करता है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। कौन? इंडक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। एक विद्युत यांत्रिक रिले खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा एक विद्युत यांत्रिक रिले है उस किसके सिद्धांत पर कार्य करता है वो हमें बताना है। विद्युत चुंबकत्व, फैराडे का सिद्धांत, स्थिर विद्युत या विद्युत अपघटन। सभी लोग इसका सही आंसर होगा वो जल्दी से कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए फटाफट। इसका सही आंसर जो लोग भी विद्युत चुंबकत्व अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट भी पढ़ते हैं, क्योंकि फैक्ट से आपके क्या हो जाए 1 से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे उससे संबंधित। एक विद्युत यांत्रिक रिले विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। इसमें विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। समझ गए मेरी बात को? जब विद्युत चुंबकीय बल संपर्क को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त मजबूत होता है तब यह दूसरे संपर्क से जुड़ पाता है। इसमें फुल क्रम और स्पीड स्प्रिंग लोडेड कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट होता है तो साथ ही यह इलेक्ट्रिकली एकजुटता होता है। ठीक है, एकजुट होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले भी कहते हैं, विद्युत यांत्रिक रिले को। समझ गए मेरी बात को? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, और हाँ, अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हो कुछ और अच्छा करें, इससे और क्या बेस्ट करें वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन चाहते हो, रोज़ाना एक टाइम फिक्स कर दूंगा, उस टाइम पर आपको वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए कमेंट करके जरूर बताना ये सीरीज आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। बल्ब के फूटने से आवाज़ क्यों आती है? बताइए। बल्ब के फूटने से आवाज़ आती है बाहर से अंदर हवा आने के कारण, अंदर से हवा बाहर जाने के कारण, शीशे के कारण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। सभी लोग इसका सही आंसर बताएं क्या है। तो हमेशा याद रखना, बाहर से अंदर हवा आने के कारण, जो बाहर से अंदर हवा आने के कारण क्या होता है उसमें आवाज़ आती है। तो फर्स्ट ही इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा फैक्ट भी देख लेंगे। फैक्ट क्या है? बाहर से बल्ब के अंदर हवा आने पर बल्ब फूटने की आवाज़ आती है। हमेशा याद रखना, बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से। विद्युत बल्ब के अंदर निर्वात होता है, जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है? निर्वात होता है। बल्ब के टूटने पर निर्वात को भरने के लिए वायु तेज़ी से बल्ब के अंदर जाने लगती है। वायु के तेज़ी से अंदर जाने के कारण उत्पन्न ध्वनि ही हमें धमाके जैसी आवाज़ के रूप में महसूस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक परिपथ जिसमें प्रतिरोधों को प्रारंभ से अंत से जोड़ा जाता है, प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है ताकि धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ हो, उसे क्या कहा जाता है? ना तो श्रृंखला ना ही समांतर। श्रृंखला समांतर परिपथ या फिर समांतर या फिर श्रेणीक्रम या समांतर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग इसका सही आंसर क्या लगा रहे हो, अगर आप इसका सही आंसर सी लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा फैक्ट भी देख लेंगे। एक परिपथ जिसमें प्रतिरोधों को प्रारंभ से अंत से जोड़ा जाता है ताकि धारा के प्रवाह का एक ही पथ हो, यानी कि उसमें धारा जो होती है वो समान होती है और वोल्टेज इसमें अलग अलग होता है। अगर वही चीज़ अगर हम प्रतिरोध को अगर हम समांतर क्रम में प्रतिरोध को अगर हम वो धारा को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उसमें वोल्टेज समान होगा, धारा अलग अलग होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, REQ बराबर R1 + R2 डॉट डॉट। इसमें वोल्टेज भिन्न होता है। समझ गए मेरी बात को? जब श्रेणी क्रम में होगा तो वोल्टेज भिन्न होता है और प्रतिरोध के लिए अनुपातिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैटरी चार्जर एक खाली स्थान की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? कन्वर्टर, डिस्चार्ज, साइक्लो कन्वर्टर या फिर चापर की तरह, किसकी तरह कार्य करता है? हमेशा याद रखना बैटरी चार्जर वो एक दृष्टकारी, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर सही हो जाएगा। क्या आपने बी आंसर लगाया? अगर आपने बी आंसर लगाया तो बिल्कुल आपका सही आंसर माना जाएगा। समझ गए मेरी बात को? चलिए आगे चलें, इसके थोड़े से फैक्ट भी देखेंगे। फैक्ट देखना जरूरी है क्योंकि एक से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर है। बैटरी चार्जर एक रिएक्टिफायर यानी दृष्टकारी के रूप में तरह कार्य करता है। यह मुख्य रूप से AC को DC में परिवर्तित करता है। समझ गए मेरी बात को? इसमें सेमीकंडक्टर PN डायोड का प्रयोग करते हैं, जिसे दृष्टकारी डायोड भी कहा जाता है। ज़्यादातर ब्रिज सर्किट रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए इसके फैक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब धारा का माप समय के साथ बदलता है। धारा का माप व
दिशा समय के साथ बदलती है, पूरे समय में धारा का मान समान रहता है, धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। तो सही आंसर एकदम सही हो जाएगा, धारा का माप और दिशा समय के साथ बदलती रहती है। बी आंसर एकदम सही आंसर होगा। जितने भी लोग इसका बी आंसर लगा रहे हैं तो आपका बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी आंसर। ठीक है, चले आगे चले। इसके थोड़ा फैक्ट भी देखेंगे भाई, फैक्ट जरूरी है। धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं जब धारा का माप और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन दिष्ट धारा का नहीं बदलता है। यह 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। कौन? हमारी एसी। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा किसी भी पल का तत्कालिक मान होता है। दिष्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है। और दिष्ट धारा की आवृत्ति भी कैसी होती है? शून्य होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये इसके सारे फैक्ट हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रांसफार्मर रेटिंग को सामान्य तौर पर किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? बताओ जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। 12 नंबर का इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा KVA, किलो वोल्टेज एम्पियर, यानी कि इसका बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को सामान्य तौर पर हम KVA के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए इसके थोड़ा फैक्ट भी देखेंगे। फैक्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी भी यंत्र को रेटिंग उसके जीवन काल पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर का जीवन काल उसमें हो रही क्षति पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर दो मुख्य क्षतियाँ होती हैं, एक तो लौह क्षति और एक ताम्र क्षति। हमेशा याद रखना, लौह क्षति सप्लाई वोल्टता पर निर्भर करती है, ताम्र क्षति धारा पर निर्भर करती है। ठीक है, जो लौह है वो किस पर सप्लाई करेगी? वो वोल्टता पर सप्लाई, और जो ताम्र है वो धारा पर। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में मतलब ली जाती है, प्रदर्शित की जाती है। अल्टरनेटर एवं अन्य रोटेटिंग मशीन को किलोवाट में ली जाती है, यानी किलो वाट में ली जाती है। जो हमारी अल्टरनेटर है या रोटेटिंग मशीन है, इनको हम KW में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़े थे। भाई साहब कई बार, कम से कम 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, 1000 बार। तो हमेशा याद है जो घरों की वायरिंग होती है वो हमारी समांतर क्रम में होती है, ना कि श्रेणी क्रम में। तो बी आंसर, कितने लोगों ने बी आंसर लगाया? जितने भी लोग इसका बी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसका फैक्ट भी देख लेते हैं। घरों में पंखा जो हमारी लाइट वगैरह समांतर क्रम में होती है, सभी घरेलू प्रबंध को समांतर क्रम में जोड़ा ही जाता है, ये बात आप लोग याद रखना। सभी सुरक्षा फ्यूज युक्तियों को, हाँ जो सुरक्षा वाली चीज़ें होती हैं फ्यूज वगैरह, उसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। समांतर क्रम में जुड़े होने पर एक बल्ब किसी कमरे का फ्यूज होता है तो दूसरे कमरे के बल्ब या उसी कमरे के पंखे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। एक उपकरण की संवेदनशीलता की इकाई क्या है? जो एक उपकरण है उसकी संवेदनशीलता इकाई क्या है? एम्पियर सेकेंड, वोल्ट अपॉन ओम, वोल्ट एम्पियर या ओम अपॉन वोल्ट। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? हमेशा याद रखना संवेदनशीलता इकाई क्या होता है? ओम अपॉन वोल्ट। जितने भी लोग इसका फर्स्ट ऑप्शन लगा रहे हैं गलत है, ओम अपॉन वोल्ट एकदम सही आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए थोड़ा सा फैक्ट भी देख लेते हैं। किसी उपकरण की सेंसिटिविटी को ओम अपॉन वोल्ट में मापते हैं। जितनी हमारी सेंसिटिविटी है उनको ओम अपॉन वोल्ट में नापते हैं। किसी उपकरण की सेंसिटिविटी आउटपुट में परिवर्तन अपॉन मापन राशि में परिवर्तन होता है। इसके माध्यम से परिवर्तन होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन को भी उपकरण द्वारा माप लिया जाता है। यह एक बहुत ही कम मानव का अंतर है जिसका एक उपकरण माप लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट। विद्युत बल रेखाएं खत्म होती हैं, कहाँ से होती हैं? धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक पर, ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक या अनियंत्रित, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों को ये क्वेश्चन आना चाहिए। नहीं आता है तो आप समझ जाइए आपकी तैयारी बिल्कुल गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसका फैक्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हो धन ध्रुव से निकल के ऋण ध्रुव पर समाप्त हो रही हैं, धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक हो रही हैं। डायग्राम से आप समझ सकते हो विद्युत बल रेखाएं खत्म होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। 20 क्वेश्चन हम कर देंगे रोजाना। आपको एक T20 के नाम से एक सीरीज चलाएंगे, यह आपकी एग्जाम 10 तक रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ठीक है, जितना हो सके शेयर कर देना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में उसकी जो घंटी है उसको जरूर प्रेस करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।